ठीक, उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करता हूं। आ जाओ जी, आ जाओ। बस एक बार सेटल होने दो। ये पूरी लाइन थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा, एक एक सीट छोड़ दो, एक एक सीट, हाँ यहाँ हो जाओ, बस स्कूटर आएगा। यार कौन आएगा, मैं जी स्कूटर आएगा। बच्चे ही आएंगे, आके तुरंत बैठ जाएंगे ना, आपको रोका टोकी नहीं करेंगे कोई भी आना होगा। मैनेजमेंट ऑफ माइंड है सिर्फ। बस हो गया, ऑडियो वीडियो ठीक है। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। एनर्जी में है? सबसे पहले तो यूं बताओ, क्लोज की स्पेलिंग सही है या गलत है? आपने लिखी है तो ठीक ही होगी। तो पहली बात, नहीं, क्लोज का पहला वर्ड होता है CLOSE। क्लोज का मतलब होता है वर्ब के सेंस में, दिक्कत हो जाएगी देखो आपको फिर। क्लोज का वर्ब के सेंस में मतलब होता है SHUT, शट, और शट का मतलब होता है बंद करना। शट योर माउथ, क्लोज द डोर, इस तरह से मुंह बंद करने को शट बोलते हैं। छोटी चीज को ओपनिंग को बंद करने को शट बोलते हैं, और किसी बड़ी चीज की ओपनिंग को बंद करने को क्लोज करते हैं। एडजेक्टिव के तौर पर भी क्लोज का एक मीनिंग होता है कि मेरे उसके साथ क्लोज रिलेशन है, या उसका घर उसके क्लोज है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका। मालूम है यार तुम लोगों को, कहाँ है? तो इसका मतलब अपने आप में क्या होता है, नियर के सेंस में भी होता है। और बस इसी क्लोज से बनता है कि एक डब्बे के अंदर पूरे पैराग्राफ को बंद करके कुछ जगह पर अंडरलाइन कर दी जाए और बोल दिया जाए कि इस फला अंडरलाइन में 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा जो इसका क्लोजेस्ट आंसर, नियर बाई आंसर बनेगा। इस तरह के ब्लैंक को क्लोज टेस्ट कहते हैं, और इस क्लोज की स्पेलिंग होती है CLOZE। तो क्लोज एंड क्लोज आर बोथ होमोफोन्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन। क्लियर है? बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं बात को, ताकि आपकी कभी बेइज्जती ना हो। इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं इसका मुखड़ा दिखा दूं। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि एक पैराग्राफ होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, पहले ऑप्शन में इन 4 में से क्या आएगा बताओ। ये सीधा देख के लिख सकते हो या पहले पढ़ना पड़ेगा? क्या पढ़ना? ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात ये है, थोरोली रीड द पैसेज। सो सबसे पहले हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि तरीके क्या लगाने हैं। पहले ही दिन 100% एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन इसके ऊपर अगर ठीक ठाक ढंग से काम किया जाए, न्यूज़पेपर को रीड किया जाए, उसकी कुछ वोकेबलरी को डेली छांटा जाए, और जितना क्लास के अंदर हो रहा है उसको घर जाके 10-15 मिनट एक बार पढ़ लिया जाए, तो यू विल नेवर एवर फील एनी हैम्पर। कोई भी रुकावट या फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होगी। बड़ा स्कोरिंग विषय अपने आप में होता है। कृष्णा क्या हाल है? आई वॉज मिसिंग यू, इफ यू नो। thoroughly read the passage, grasp the main theme of the passage। पैसेज की मेन थीम को ग्रैब करनी है कि what is it about, ये किस बारे में है। what is it about, ये किस बारे में है, और उसी हिसाब से वही वर्ड्स को यूज करना है जो उस थीम के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, सूट। तेन सूट कर दा। नेक्स्ट, मेकअप योर माइंड अबाउट what all words could be possible missing to fill the blank space। और इसमें कौन सा पॉसिबल वर्ड है जो यहां पे आ सकता है, और इसके लिए आपको पेपर के अंदर बहुत जरूरी है कि आपको कोलोकेशन का ज्ञान हो। किस चीज का ज्ञान हो जी? कोलोकेशन का ज्ञान हो। अब आपको पता होना चाहिए कि सर कोलोकेशन क्या होती है। कोलोकेशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, को जमा लोकेशन। को का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, और लोकेशन का मतलब होता है प्लेस। CGL Tier 2 वाला बच्चा कहाँ है वो? समझ गए किसको कह रहा हूं? अब आपके पास कुछ जगह आ गया, एक जगह लिखा आ गया स्पीक ऑब्लिक टेल ए लाई, और यहां पे ऑप्शन आ गया ये ए और ये बी, डैश अ लाई। तो आप जो है झूठ को बताते हो या बोलते हो?
बताते नहीं हो। तो स्पीक के साथ हमेशा क्या आता है, स्पीक द ट्रूथ, और लाई के लिए हमेशा क्या होता है, टेल अ लाई। तो हमेशा टेल अ लाई का इस्तेमाल होता है। इस तरह के फ्रेजेस को बोलते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है फिक्स्ड फ्रेज। अगर आपको फिक्स्ड फ्रेज का थोड़ा सा ध्यान है, ज्ञान है, तो ये बड़े ही आसानी से आपको पता लग जाता है कि मिसिंग ऑर्डर में यहां पर क्या आपके पास चीजें यूज होने वाली है। अगला वर्ड है आर्टिकल्स आर ऑफन इजियर टू आइडेंटिफाई। आर्टिकल्स को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ट्राई टू फिल द आर्टिकल फर्स्ट सो दैट यू कैन सेव टाइम टू थिंक अबाउट स्ट्रेनुअस वर्ड्स। अब अगला वर्ड लिखा हुआ है यहां पे स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस वर्ड्स किससे आसपास बना होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेनुअस किससे बना होगा, स्ट्रेन। और कितने लोगों को लगता है कि जब आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आपके दिमाग में स्ट्रेन या स्ट्रेस आ जाता है। तो डिमांडिंग हार्डवर्क, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है डिमांडिंग हार्डवर्क। जो आपसे कड़ी मेहनत की रिक्वायरमेंट करता है, ऐसे टास्क को स्ट्रेनुअस कहते हैं। एक बार बोलना स्ट्रेनुअस, एक बार अपनी तरफ से, एक बार बिना देखे। OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, याद रखना। लिखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा मीनिंग वीनिंग, ठीक है। क्लोज टेस्ट हेडिंग डाल दो एग्जाम के हिसाब से, अच्छा अच्छा सा लिखो, शाबाश। फीलिंग फ्रेश एवरीवन, गुड। गुड़िया यहाँ हो जाओ। ये देखो आप कैसे बच्चे हो, देखो आप अपनी जगह बैठ गए, आप कह रहे हो खंबा हटा दो, खंबा अपनी जगह रहेगा, आप हट जाओ। आओ गुड़िया इधर आओ, सुनो। वो वहां जेठानी कहाँ आपकी, उसको भी बुलाओ। आओ इधर आओ। आपको कैसा लगता है इतना पीछे बैठकर, दिखाई नहीं देता। बालकोनी की सीट के महंगे होते हैं, इसमें बैठो यहाँ, बैठ। गुड्डा यहाँ, गुड़िया यहाँ बैठ। और बताओ, पहले से आराम है। अगला देखो, मतलब ठीक है यार, मैं भी रील्स देखता हूं यार सारा दिन, पर मैं तुम्हारी तरह 3000 रील्स का टारगेट पूरा नहीं कर पाता। मैं 20-30 रील ही देख पाता हूं। चल, यू कैन ऑफ्टन, क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब अक्सर। यू कैन ऑफन फाइंड ब्लैंक्स दैट कैन हैव मोर देन वन सुटेबल आंसर। कभी कभी आपके साथ जीवन में यह भी हो सकता है कि आपको 4 में से चारों ठीक लग रहे हो, और अच्छा दिमाग है तो 3 अच्छे लग रहे हो, और अच्छा दिमाग है तो 2 अच्छे लग रहे हो, और सबसे अच्छा दिमाग है तो आपको एक ही अच्छा लगेगा जो गलत मिलेगा। तो और उससे भी अच्छा मिलेगा। हाँ। फॉर दीज टाइप्स ऑफ ब्लैंक द शॉर्टकट इज टू ट्राई ऑल द सुटेबल वर्ड्स। उसमें क्या करते हैं, एक एक वर्ड को फिक्स करके फिर पूरा फ्रेज को बोल के देखते हैं कि कौन सा ठीक ठाक लग रहा है। क्योंकि कितने ही रूल लगा लो, लास्ट में 90% बच्चे कैसे होते हैं, कॉमन सेंस से पेपर देके आते हैं। एंड कॉमन सेंस इज समथिंग अनकॉमन इन द वर्ल्ड। कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज अनकॉमन, किसी किसी में होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि कॉमन सेंस में आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, इससे नीचे हो ही नहीं सकती जी। देन फिल्टरिंग देम वन बाय वन, दस एलिमिनेटिंग वर्ड्स। तो सबसे बढ़िया राउंड क्या होता है फिर, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को एलिमिनेशन शब्द का पता ही नहीं है, सर ये होता क्या है। एलिमिनेशन का मतलब होता है 4 में से पहले कौन से 2 उड़ाए। जैसे अमिताभ बच्चन का आपने केबीसी देखा है, तो पहले तो 4 में से वो 2 ऑप्शन, एक वो कौन सा 50-50, तो बोले 2 तो मैंने ही गायब कर दी, अब तू 2 में से बता। अब 2 में से जो एक चूज करेगा वो बैलेंसवादी होकर करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी ग्रामर, थोड़ी वोकैब, थोड़ा आगे पीछे का पढ़कर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये काम पूरा का पूरा रीडिंग हैबिट जिसकी जैसी है वैसा ही बनेगा, और हैबिट ही आपकी ट्रांसलेट होती है लास्ट में जाके आपकी सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। वट एवर योर हैबिट्स आर टूडे will lead you to be a successful or an unsuccessful entity next year, next month or next time.
आपकी आदत है जी 8 बजे मैंने एक दिन क्लास लगा दी एक बैच में, तो सारे बच्चे बिना नहाए आए, लेकिन कम से कम मैंने धन्यवाद दिया तुम आए। उनका क्या करूं जो कुछ लेट आए कुछ लेट गए, समझ आ रहा है? उठे 8 बज गए फिर लेट गए। तो आपकी हैबिट ही आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाएगी। हाय, हाउ आर यू? ठीक हैं? अकेले आए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हिंट है, लिंकिंग द ऑप्शंस विद द वर्ड्स that precede and succeed the blank to form a complete sentence is handy। अब आपको ऑप्शंस को भी लिंक करना आना चाहिए, जो उससे पहले वाले और जो उसके आगे वाले। प्रीसीड मतलब पहले वाले, succeed मतलब सक्सीड आगे वाले। तो आगे पीछे वाले ऑप्शन से भी आपको हिंट मिलेगा कि इसमें राइट आंसर क्या बनेगा। फाइंड द कीवर्ड्स इन द पैसेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, या आपको कोई ईमेल आ जाए तो आपको पूरा ईमेल पढ़ना बड़ा स्ट्रेनुअस लगेगा। आप चाहोगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है, मेरे पास टाइम कम है, अभी मेरे को मॉक टेस्ट देना है, एक बार मैं फटाफट देख लूं। और इसलिए छोटी क्लासेस के अंदर आपकी एसे राइटिंग, निबंध लेखन में भी कुछ लोग कहते थे कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन करके आओ, एग्जामिनर ज्यादा नंबर और अच्छे नंबर देता। तो आपको इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं स्कीमिंग, SKIMMING। एक बार बोलना, स्कीमिंग। स्कीमिंग वर्ड बना किसे? स्कीम से। स्कीम में डबल एम नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंगल एम है। जैसे तैरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम। तो स्विम का ING फॉर्म क्या बनता है? स्विमिंग। एम सिंगल लगेगा, डबल डबल। तो स्कीम से स्कीमिंग। स्कीमिंग का अपना मतलब होता है किसी चीज को सरसरी निगाह से देखना। टू हैव अ लुक विद बर्ड्स आई व्यू, टू हैव अ लुक विद बर्ड्स आई व्यू। कोई भी पक्षी बहुत ऊपर गगन आकाश में जब होता है तो वो देख लेता है कि कहाँ पर जल स्रोत है या कोई खाने की चीजें हैं, कहाँ उसका दाना पानी रखा हुआ है। लेकिन उसको कैसे दिखाई देता है? बड़ी चील की निगाह की तरह देखता है या सरसरी निगाह से देखता चलता है, और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड ओवरव्यू के हिसाब से वो वहां उतर जाता है जहां पर उसको कुछ लेना देना होता है, खाना पीना होता है। तो इसी तरह से आपको भी एक बार पढ़ते ही स्कीमिंग कर लेना है कि व्हाट इज इट अबाउट। कई बच्चे इतनी तेज स्कीमिंग हो जाती है कुछ प्रैक्टिस, कुछ हैबिट के बाद, कि वो सरसरी निगाह में ये निकाल लेते हैं कि इसका ये आंसर तो हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर वेरीफाई हो जाएगा। बट इट टेक्स टाइम, ये एक दिन में नहीं होगा, बट यू विल लीड टू दैट पॉइंट सर्टेनली। तो कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स के आसपास ही पूरा का पूरा मेन थीम रिवॉल्व करती है, जिससे आपको आइडिया लगता है। इससे पहले आपको आपकी ग्रामर बढ़िया आनी चाहिए, और ग्रामर के लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मंडे से चैप्टर वाइज ग्रामर शुरू हो रही है, और इसका एक थीम रहेगा 1 डे 1 चैप्टर। 1 डे 1 चैप्टर। कितने लोग बड़े इसके लिए होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सर ये हमारे लिए बड़ी हेल्प करेगी रिवीजन के हिसाब से भी, अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से भी आपको कुल 20-25 रूल के अंदर सारा का सारा एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और उसके साथ साथ हम काम करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से सवाल आए हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो साथ साथ यहीं पे करेंगे। इसके लिए आपको लिखने का काम कम मिलेगा, क्योंकि जो भी थ्योरी होगी और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह पीपीटी और PDF फॉर्म में होंगे, जो कि क्लास ओवर होते ही आपको अपने पास टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जैसे भी होगा। क्लियर है? अब ब्लैंक कैन बी फिल्ड। तो ग्रामर आपको ठीक ठाक आनी चाहिए। वो नाउन का क्वेश्चन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या कंजंक्शन। वैसे तो 15 से ज्यादा चैप्टर आपके पास ग्रामर में होते हैं, लेकिन ये 5 ऐसे चैप्टर है जिसमें से 90% संभावना है कि ग्रामर के आसपास का जो एरर या क्लोज टेस्ट मिलता है। इसके बाद प्रैक्टिस एंड ट्राई टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। इसके बाद जब बच्चा प्रैक्टिस करने लगता है फिर भी उसके नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, देयर इज 1 लैक्यूना 1 गैप। वो 1 गैप आपके पास होता है वोकेबलरी, क्योंकि ग्रामर के रूल्स सीमित हैं या वोकेबलरी सीमित है। ग्रामर के रूल्स लिमिटेड है। सो व्हाट इज अनलिमिटेड बाय योर कोर्स? वोकेबलरी। सो आपको धीरे धीरे अगले 2 महीने, 1 महीने, 40 दिन, जितना भी आपको टारगेट लेके चलना है उस हिसाब से आपको वोकेबलरी लगभग तैयार करनी है। और एक अच्छे बच्चे की कम से कम जो वर्ड आपने पहली बार सुने पढ़े हैं, ऐसे 8 से 10 हजार वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए। क्या एक दिन में याद हो जाएंगे? नहीं। जिसका भी टारगेट 2023 का दिसंबर का कोई एग्जाम है या 6 महीने का कोई टारगेट है, तो आपको पता लग गया कि आपको 8100 या 8000 या 10,000 वर्ड आपको याद करने हैं।
तो अगर आपके पास 100 दिन पड़े हैं तो डेली कितने वर्ड याद करने पड़ेंगे? 100। अगर आपके पास 200 दिन है तो कितने करने पड़ेंगे? 50। तो जितने दिन का गैप है उस हिसाब से आपको तैयारी यहां से करनी पड़ेगी। और ये कभी भी शुरू करें, आपको जो भी यहां से बुक दी गई है सब में वर्ड्स हैं, आप नेट खोलिए उसमें वर्ड्स हैं, आप डेली टेलीग्राम पे जाते हैं उसके अंदर वर्ड्स हैं, इतनी सारी पीडीएफ आपको दे रखी है वोकैब वाइब्स के हिसाब से उसके अंदर वर्ड्स है, लॉट ऑफ, यानी कि मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कमी है नियत की। और वो आप कुट कुट के भरी है, कई बार ज्यादा कुट जाती है वो। By reading more books and practicing grammar, thus way you can identify between the confusing words and know their distinctive meanings. सबसे पहला हम पार्ट ये कर रहे हैं, इसके अंदर क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा, आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि ये किस बारे में। सबका ध्यान एक ही कंसंट्रेशन हो, सिर्फ बोर्ड पे हो, या इसको मैं अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्या इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे भी डाल दूं, वहां से देखना हो तो आप देख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। Whenever there is a gap between your habits and your goals, your habits will always win. Instagram. There has been a dip in the relationship between India and Nepal in the past month. कब की बात हो रही है? पिछले महीने की। किन दो देशों के बारे में? इंडिया एंड नेपाल। दोनों देशों में जो रिलेशनशिप है वो बढ़े हैं या घटे हैं? घटे हैं, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिप। तो हमें पता लग गया बातें अच्छी मिलने वाली है, बुरी मिलने वाली है। What is the sense और tone of the passage? Something negative. एक लाइन से पता लग गया। Two issues have dash to it. Two issues have dash to it. दो इशू इसके साथ। अब इशू कितने हैं? दो। दो के लिए हैज आएगा या हैव? एक होता है तो हैज, दो है, तीन है, पांच है, सात है, 10 है या सैकड़ों है तो हैव। हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो ये बात कहां से पता लगी है? वर्ब के चैप्टर या टेंस के चैप्टर से। जिसको थोड़ी सी बेसिक ग्रामर आती है उसको लगभग इस चीज का आइडिया पक्का पक्का होगा। यस और नो? बैठते जाइए, बैठते जाइए, साइड हो जाइए, हाँ ना, शाबाश। तो यहां थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब बताओ, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटेड या कंट्रीब्यूटिंग में क्वेश्चन कोई भी हो, ऐसा नहीं है। द फर्स्ट वॉज एन। अब देखो कितने इश्यूज हैं? दो। दो में सबसे पहले बात कर रहा है पहले की, तो पहले के बाद किसकी बात करेगा? दूसरे की। क्या इसी तरह के पैसेज PQRS या पैराजम्बल में भी आते हैं जिसके अंदर ऑर्डर लगाना हो तो पहले पता लगाना पड़ता है दो की बात पहले करेगा या फर्स्ट की? पहले दो की, फिर दो में कौन कौन? पहले ये फिर ये। ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे लिख के चीजें होती हैं। अब बताओ, फर्स्ट वॉज एन इंटरनल रिफ्ट बिटवीन द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP वेयर प्राइम मिनिस्टर PM KP शर्मा ओली डैश अ चैलेंज फ्रॉम सीनियर पार्टी लीडर्स एंड फॉर्मर PMs। अब बताओ, जब इतना बड़ा सेंटेंस चलता है तो आप लोग भूल जाते हो कि हम बात किसके बारे में कर रहे थे। ऐसे में जो लोग थोड़े से हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश में थोड़ा सा लिथार्जिक महसूस करते हैं, वो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझ समझ के आगे बढ़ें, अपने आप चीजें डिलीवरी के साथ साथ सही हो जाएंगी। अब इसने पहले है इंटरनल रिफ्ट विद इन द नेपाल। अब क्या चल रहा है? ये रिफ्ट। अब रिफ्ट का अपना मतलब क्या होता है? संघर्ष। और संघर्ष को क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। और स्ट्रगल कोई लड़ाई झगड़े के तौर पर भी बोल देंगे तो ये क्या चल रहा है? कन्फ्लिक्ट। और अगर इसी तरह का लड़ाई झगड़ा और भी चले तो क्या बोलेंगे? क्वारल। और क्वारल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट को बताओ, ऑल्ट्रेशन बोलेंगे, ऑल्टरकेशन बोलेंगे? तो क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। अब मुझे बताओ, रिफ्ट वर्ड कितने लोगों के लिए नया शब्द था? अब याद हो गया? रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब है किसी तरह की खाई, किसी तरह का गैप हो जाना। और गैप बनेगा तो लोगों में लड़ाई हो रही है या दोस्ती बढ़ रही है? लड़ाई। और लड़ाई के जो भी सिनोनिम होंगे, संघर्ष के जो भी सिनोनिम होंगे, वो इसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेहतर है लिखते रहिएगा मीनिंग्स को वोकैबुलरी के पार्ट के तौर पर। आ रहा है समझ?
Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. हम्म? अरे बर्थडे है बच्चे की। बोल बोल, खुल के बोल। चलिए, ऑल्टरकेशन वर्ड के बारे में एक बात बताता हूं। आप अपनी नई नई जींस लेते हैं और वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, तो उसको क्या करवाओगे आप? ऑल्टर। ऑल्टर एक रूट वर्ड होता है इंग्लिश का जिसका मीनिंग होता है अदर, और ऑल्टर से ही ऑल्ट्रेशन वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है चेंज या मॉडिफिकेशन। चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं, हाँ वो लिया मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन। इसी मॉडिफिकेशन से एक वर्ड और याद आ रहा है, MODICUM, मॉडिकम। मॉडिकम शब्द एक एडजेक्टिव होता है, मॉडिकम। और मॉडिकम शब्द का मतलब ही होता है कोई चीज जो मात्रा में क्या हो, कम, उसे कहते हैं मॉडिकम। सर नमस्ते। मॉडिकम शब्द एक ही शब्द है ये, इसका मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी। अगर आप अबेट कह रहे हो तो वो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ऑल्ट्रेशन का मतलब है चेंज या मॉडिफिकेशन, और ऑल्टर का मतलब है अदर। और जब आपके ओपिनियन से दूसरे के ओपिनियन अलग हों तो आपके बीच में क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होने के लिए दुश्मन होने जरूरी है या पति पत्नी भी हो सकते हैं? दोनों एक साथ हो सकते हैं। एक ही बात है, मैं तुम और वो क्या होता है? चलिए, ये पीछे के रूप पे ये हिलता है ना, फिर ऐसे लगता है भूकंप आ रहा है। The first was an internal rift within the NCP where Prime Minister PM KP Oli dash a challenge from senior party leaders and former PM। पहले का जो PM है वो और जो सीनियर पार्टी लीडर है वो, उनसे वो चैलेंज डैश कर रहे हैं, चैलेंज हैंडल कर रहे हैं, चैलेंज लड़ाई कर रहे हैं, चैलेंज को डील कर रहे हैं, चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो हमेशा चैलेंज हमेशा हम सामना करते हैं, और किसी चीज के सामना करने को इंग्लिश में फेस। और क्योंकि सेंटेंस में क्या बात हो रही है? पास्ट की, तो आगे भी पास्ट टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? फेस्ड। तो फेस्ड के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ये भी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहां तक का नोट कर लिया सबने? मैं कुछ लिखवाना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा आज आग्रह है सिद्धार्थ सर से, आज बच्चों को आप आशीर्वाद देने के लिए कम से कम 15-20 मिनट इनके साथ रहें, और इसके बाद जो मैथ का टेस्ट होएगा एक बार फिर होएगा। अब क्या है जी, एक वर्ड होता है फेस, एक वर्ड होता है इफेस, और एक वर्ड होता है डिफेस। सिर्फ फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। क्या देखते हो? तो फेस का मतलब होता है चेहरा। लेकिन फेस शब्द जब वर्ब का मतलब होता है तो फेस द चैलेंज या फेस द चैलेंजिंग सिचुएशन। और जिस चीज की, जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप भारत सरकार की सेवा करना चाहते हो, तो नौकरी बेशक आपकी ठीक है, परमानेंट 30-40 साल तक की तनख्वाह मिल जाएगी, आपके पेरेंट्स बड़े कोजी और कंफर्टेबल फील करेंगे कि ठीक है बच्चा सरकार। लेकिन क्या नौकरी पे बने रहना आज की सिचुएशन के हिसाब से आसान है क्या? नीचे के पैसे मिले ना मिले, ऊपर के मिलने बंद हो गए। कितने लोग इसलिए जा रहे थे कि सर हमें तो करप्शन के पार्ट बनना था। जाता कोई नहीं है, सिस्टम का हिस्सा उसको बनना पड़ जाता है मजबूरी में। इतने ईमानदार लोग हैं आप लोग। फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, लेकिन इसी से एक वर्ड बनता है डिफेस। डिफेस एक वर्ब होती है, आपने शायद कहीं मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त सुना होगा, डैमेजिंग एंड डिफेसिंग द मेट्रो प्रॉपर्टी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। डैमेजिंग एंड डिफेसिंग द मेट्रो प्रॉपर्टी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब अपने आप में डैमेज के बाद क्या बोल रहे हो? डिफेस।
तो डैमेज लिखने के बाद मैंने लिखा डैमेजिंग एंड डिफेसिंग द मेट्रो प्रॉपर्टी। तो वोकेब को रट के याद करोगे ना तो याद नहीं रहेगी, जब तक इसका कनेक्शन नहीं बनाओगे ना हमेशा याद रहेगी, भूल नहीं पाओगे, पहली मोहब्बत की तरह याद रहेगी। मेट्रो प्रॉपर्टी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्या कह रहे हो? येट टू एक्सपीरियंस। नहीं, इंग्लिश ठीक है आपकी, भावना बेशक आपकी लीचड़ हो। लीचड़ इंग्लिश का शब्द है, LECHER, लेचर। लेचर का मतलब होता है एन इमोरल पर्सन, एन इमोरल पर्सन, एक अनैतिक आदमी। तो अगली बार अगर आपको अपने लिए सुनने को मिले किसी के मुंह से लीचड़ कहीं के, तो उसको कहना ड़ नहीं होता, र होता है, लीचर। सही से बोल। और क्या हाल है बच्चे? ठीक है? हाँ, धनाना धनाना है गाँव ना, बोलिए। चलिए, अगला वर्ड है डिफेस, और डिफेस का अपना मतलब होता है डैमेज, किसी चीज का थोबड़ा बिगाड़ देना, किसी चीज का चेहरा बिगाड़ देना, मतलब कोई भी चीज है उसको तोड़ देना, डिस्ट्रॉय या डैमेज, डिस्ट्रॉय या डैमेज। कर चुके विध्वंस की बातें बहुत, आज से निर्माण की बातें करो। तो विध्वंस को इंग्लिश में बोलते हैं MAR, मार, और निर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं मेक। और द गॉड इज द ओनली फैक्टर फॉर मेक एंड मार, द गॉड इज द ओनली फैक्टर फॉर मेक एंड मार। इस पूरे पृथ्वी पर ईश्वर ही किसी भी विध्वंस या निर्माण का कारक है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप आए हैं, आप बॉब मार्ले के फैन हैं, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुझे बताइए, बॉब अलग है और मार्ले अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पंजाब से था क्या? फिर ठीक। नहीं नहीं, इन्हें हाथ में देखो यार, एक बार ऐसे करिए हाथ, एक बार कर तो, बी कॉन्फिडेंट। अरे ये देखो हाथ में इसके कुछ, एक बार उठाना, ये देखो कुछ, क्या बोलते हैं इसको, बैंड और फ्रेंडशिप बैंड। चलिए, द क्राइसिस वॉज डैश आफ्टर चाइना। एक बार बताओ, क्राइसिस के बाद वाज क्यों लिखा है, वर क्यों नहीं लिखा? क्राइसिस अनकाउंटेबल है। देवी तुम्हारे चरण कहां है? कह रही जूते के अंदर, उसमें मौजे हैं। चले, मैंने बोला CRISIS, रोना, ए गुड़िया, रोना नहीं, रोना नहीं गुड़िया, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो रखी ना अभी कई दिन से। सॉरी, डिफेस क्या होता है? अभी रुक जाओ ना, रट्टा मार के थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। इफेस का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर में आपको मीनिंग ही बता दूंगा। अच्छा, ऑल्ट्रेशन और ऑल्टरकेशन में क्या डिफरेंस होता है? किस किस को पता है कि मैंने अभी अभी बताया था? बताओ ना मीनिंग। कह रहा भूल गया। बताई हुई बात अगर कोई भूल जाए उसे कहते हैं इफेस। अगर आपको 10 साल पुराना आपका दोस्त मिले और आपको उसको देखते ही कहो, भाई सुन, तेरा नाम याद आ रहा है, चेहरा याद नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? नहीं। ये हो सकता है, भाई तेरा चेहरा याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, तेरा कहां थाने में देखा था कहीं। तो इसका मतलब है, अब आप नाम आंखों से ओझल हो गया है, तो कोई चीज जो आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो स्मृति से विस्मृत हो चुका है, भूल चुके हो, तो इसको बोलते फॉरगेट, भूल जाना। तुझे इफेस करना मुमकिन नहीं, तुझे इफेस करना मुमकिन नहीं, तो रिमाइंड ना आए
अच्छा याद रखो, जब तक आप है ना चीजों के अंदर अपना दिल मन नहीं लगाओगे ना, अक्सर मैं पहले पूछ भी लेता था कितने लोग मानते हैं पढ़ाई दिमाग लगा के होती है। ये देखो दिल लगा के हो रही है, इस चक्कर में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मन लगा के होती है। नहीं बुला ले बुला ले। क्यों नाम ले रही है यार। क्राइसिस शब्द अपने आप में कैसा वर्ड होता है? सिंगुलर। क्राइसिस जैसा ही आपने एक वर्ड सुना होगा, रिसर्च पेपर के लिए यूज होता है थीसिस, या आपकी साइंस में फोटोसिंथेसिस एक वर्ड होता है। फोटो को हटाओ ना थोड़ी देर के लिए, तो एक वर्ड होता है सिंथेसिस। और एक वर्ड आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में पढ़ना पड़ता होगा, एक्सिस, AXIS, अक्ष के लिए यूज होता है। यस और नो? ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर है और इनको प्लूरल बनाने के लिए एक छोटी सी विधि लगाई जाती है। इस लास्ट में जो आई लिखा है इसको क्या कर देंगे? ई। तो ये बन जाएगा क्राइसिस, थेसिस, सिंथेसिस और एक्सिस। और ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? प्लूरल। इसका मतलब ये काउंटेबल दोनों, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। बस लिख लीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इफेस हो गया है तो ये रूल आपके पास। अब बताओ, इस पोर्शन को करने के लिए आपकी थोड़ी सी बेहतर वोकेबलरी और बेहतर ग्रामर दोनों की ठीक ठाक होनी जरूरी है। तो सोमवार से बिल्कुल बेसिक से ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर 1 डे 1 चैप्टर की थीम रहेगी। 1 डे 1 चैप्टर। कल आप नहीं आए, आप हरिनगर चले गए। नाम बदलेगा, रुक जा। ओके। और क्या आपने कभी बॉम्ब देखा है? बॉम्ब लग दी मैनू। तो बॉम्ब क्या करना पड़ता है? डिफ्यूज करना पड़ता है। अरे गुड़िया कहाँ थी तू? घर? गुजरात? वाह, सब ठीक? चलो। गुजरात से लोग दिल्ली आते हैं। 2 आए थे, जीना मुश्किल कर रखा पूरी कांग्रेस का। ये तो एक है। डिफ्यूज, बॉम्ब को क्या करना पड़ता है? डिफ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज? फुस करना। नहीं, अपनी चार्जिंग के बारे में बता रहा है वो। डीएक्टिवेट, तो ठीक है। तो डिफ्यूज का मतलब होता है डीएक्टिवेट। फ्यूज उड़ना, डिफ्यूज, डीएक्टिवेट। और एक डिफ्यूज तो ये होता है, एक डिफ्यूज ये भी सुना है क्या आपने? DIFFUSE। व्हाट इज दिस? फैलना। जैसे कोई बच्चा खा खा के ऐसा नहीं होता है। आपने कोई अगरबत्ती यहां जलाई और वो अगरबत्ती पहुंच गई, जलते जलते उसका धुआं आपके पास पहुंच गया, तो उसका जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पहुंचा, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज का मतलब फैलना, और इसे हम स्प्रेड के सेंस में यूज कर देते हैं। स्प्रेड के 2 सिनोनिम बता दो। डिससेमिनेट, क्या वर्ड है? डिससेमिनेट। पढ़ाया था या नहीं? यस और नो? डिससेमिनेट। तो सेमिनेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और डिससेमिनेट का मतलब होता है बिखरा देना। और ऐसे ही इसी को बोलते हैं स्कैटर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सुना है? डिस्पर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फिजिक्स है। स्प्रिंकल भी कहते हैं इसे, स्प्रिंकल, स्प्रिंकलिंग। ओके, सो द क्राइसिस वाज डैश आफ्टर चाइना मीडिएटेड अ डील बिटवीन द लीडर्स। और ये जो संकट था इंडिया और नेपाल के बीच का, ये जो संकट था ये वॉज डिफ्यूज, ये डिफ्यूज किया गया, वॉज डिफ्यूज किया गया। किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। तो इसका मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो वो एक्टिव वॉइस होता है या पैसिव वॉइस। और एक चीज याद रखना, पैसिव वॉइस का मतलब होता है
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन जिस वर्ब का कोई नहीं होता उसका बी होता है, और बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम या फिर वॉज वर। अब इसमें पहले से हमें वॉज तो दे रखा है, साथ में क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो डिफ्यूज की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड। तो सिर्फ डी लगा देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को तीनों क्वेश्चन में अब कोई समस्या नहीं है, 100% समझ में आ गया। अब दो आप बता दो। अब देखो वॉज वर निकालना है और नीचे देयर या इट निकालना है। मैंने वोकैब की बात अपने आप से बता दी, ग्रामर की आप बताओगे। If there dash any doubts about the Chinese investment in the NCP and backing for Mr. Oli, backing का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। बैकिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, सहारा। इट वॉज डिस्पेल्ड, इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्पेल। एक बार मोबाइल में देखना डिस्पेल का मतलब, हाँ ठीक है, डिसमिस। अब ये देखो देर के बाद इज अच्छा लगता है, वाज अच्छा लगता है, वर अच्छा लगता है, तो देर अपने आप में सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। दो बार बोलो, सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, डाउट्स। डाउट्स के नेचर के हिसाब से ये वर्ब लगेगी। डाउट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से यहां पे क्या लग सकता है, वर, या यहां पे क्या लग सकता है, हैव। अब बताओ सेंटेंस में मैक्सिमम कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट। तो हैव तो प्रेजेंट का है, तो हैव नहीं आएगा। तो आपके पास अल्टीमेट ऑप्शन क्या बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया इनॉग्रेटेड अ रोड, इंडिया इनॉग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनॉग्रेट, कमेंस, कमेंस, स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, बिगिन, किसी चीज की शुरुआत करना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। तो इंडिया ने इनॉग्रेट किया रोड दैट क्रॉसेस थ्रू लीपू लेक पास। तो अगर आपसे जीएस में एक सवाल आ जाए, लीपू लेक पास इज रिलेटेड टू, ठीक है जी, पार्ट ऑफ एन एरिया बोथ कंट्री क्लेम एज डैश ऑन। अब बोथ कंट्री अपना अपना बताते हैं, तो एक कंट्री है दो, तो दो के लिए देयर या देयर। अब ये देयर तो दो तरह के देयर है, अब इसमें कौन सा ठीक लगेगा, एक होता है यहां वहां की बातें जो होती है हेयर एंड देयर, वो हेयर एंड देयर की स्पेलिंग क्या होती है, THERE। लेकिन यहां पर ये वाला कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, हम उनके बात कर रहे हैं, तो दे से जो एडजेक्टिव बनता है उसको बोलते हैं देयर, THEIR। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आपको इस क्लास के तुरंत बाद इसकी पीडीएफ अभी की अभी मिल जाएगी, और मैंने इस पूरे के पूरे पार्ट को इस तरीके से करके बना के दे रखा है, यानी कि सारे के सारे आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ कर पाओगे, ठीक है। इसमें उतने ही आंसर दे रखे जितने आज मैं कराऊंगा, बाद के जो आपको खुद करने हैं उसके आंसर गिवन नहीं है वे आपको खुद करने हैं, ताकि आप थोड़ी सी मेहनत कर सकें। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अब वोकेबलरी के ऊपर आते हैं। कई बार आपको ऑप्शंस के अंदर चाइनीज ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कैसे ऑप्शन, एक जैसे हैं, हाँ, चाओ माओ, बिल्कुल ठीक बताया आपने अपने हिसाब से। अब ऐसे ही देखो कितने लेटर हैं सब में, 3, और सब में एंडिंग किससे हो रही है, यूई, 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 यूई। इसका मतलब इस तरह के वर्ड में सबसे पहले तो ये देखो कौन से वर्ड हमारे सुने हुए नहीं है, उनको पहले तो पकड़ो और याद करो। ये ऑप्शंस, कुछ लोग नहीं कहते सर वोकेबलरी के ऑप्शंस डील नहीं कर पाते, एक जैसे लगते, छोड़ के आना पड़ता है। तो जब तक आप सेम राइम के सेम कनेक्टर के वर्ड को याद नहीं रखोगे या डिस्टिंक्शन नहीं मैच करके रखोगे, तब तक फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक माइंड में ही नहीं होगा वर्ड, तो मीनिंग कैसे आएगा। आप कहो सर मेरी तो वोकेबलरी वीक है, वोकेबलरी जब दिमाग में जाएगी तभी तो वो याद है या भूलने की बीमारी होगी। नहीं तो याद और भूलना कौन सी, बिना पढ़े याद और भूल हो सकती है, बीच वाली बात आता ही नहीं, NA नहीं आता। आजिए आजिए, अच्छे से बैठिए, पूरे बैठिए। ज्यादा टेंशन क्यों लेनी है, छोड़ाएंगे क्वेश्चन।
अगला वर्ड देखिए CUE, क्यू। क्यू इज काइंड ऑफ क्ल्यू। अगर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसका क्ल्यू पहले से दे रहा हूं तो क्ल्यू का मतलब है हिंट, और उसी क्यू को, हिंट को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल, इंडिकेशन, हिंट। तो वर्ड क्या है? क्यू। मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, अधिकतर सवालों के अंदर कोई ना कोई क्ल्यू छोड़ा हुआ होता है, बस वो पहचानना जिसको आ जाता है उसकी मैथ या रीजनिंग तेज मान ली जाती है, वो पहचानना नहीं आता तो उस पर्सन को गणितीय अभियोग्यता के अंदर थोड़ा कमजोर मान लिया जाता है। अगला वर्ड इसके अंदर है ड्यू। आप किसी दुकान पर मैगी लेने के लिए गए, मैगी का एक पैकेट क्या रेट चल रहा है? बंद कर दो खाना, मैं पहले बता रहा हूं। 14 रुपीज का पैकेट है, बड़ा वाला 48। तो 6 महीने पुरानी बात कर रहा है, ये ठीक भी हो सकता है, मेरे को नहीं। हाँ जी, सर ने बताया, लिखवाए थे करंट अफेयर में। बच्चों की रेट लिस्ट नहीं, बच्चों के मतलब बच्चों के खाने के सामान की रेट लिस्ट बच्चे तो कहाँ रेट लिस्ट इनके पास तो व्हाट्सएप नंबर है बस। हाँ, तो हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय और सीनियर मेंबर बैठे हैं आज। जय शनि महाराज। फिर वैसा ही मुंह बना लिया। ऑनलाइन है क्लास, मैं आज नाम लेके दिखाता हूं, देख। चलिए, आप बोले अंकल 14 रुपीज, मैं तो घर से 10 रुपीज ही लाया हूं। 14 रुपीज, मैं तो घर से 10 रुपीज ही लाया हूं। लाई हूं कहां से हो गया? अच्छा, इस टोन में लाई हूं ठीक लगेगा। अच्छा, तो मैं तो 10 रुपए ही लाई हूं, 4 रुपए अंकल बाद में ले लीजिएगा। अंकल बोले ना, अब भी लूंगा। अपने पापा से बात करवा दीजिए, मैं आपको जानता नहीं। ऐसे कहा अंकल ने। पूरे बात सुना करो पहले, माहौल बनाने से पहले। अब बोले अंकल, ओ मिस्टर शर्मा, ठीक है 10 भी क्यों भेजे आपने? और 4 रुपए आपके बकाया रह गए। बकाये को इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यू। तो किसी भी तरह की जो पेमेंट बाद में जो देनी है, जो भी देने हैं आपको बाद में, बकाया है, उस फी को क्या बोलते हैं? ड्यू। और ड्यू शब्द जनरली प्लूरल में यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूज। तो मान लीजिए आपकी कोई एक्स अमाउंट फीस है, मान लीजिए आपको 500 रुपए कहीं पे फीस देनी है और आपने 400 दे दिए, तो 100 रुपए क्या हो गए? आपके ड्यूज हो गए। अगला देखिए, एडजेक्टिव के तौर पे ड्यू का भी एक मीनिंग होता है, और ये बात अभी मुझे आपसे पूछनी बाकी है। ये बात मुझे पूछनी है, मतलब अभी मैं अवेटेड हूं, रिक्वायर्ड है या एक्सपेक्टेड है। तो जो पैसा मिलने वाला है, जो बाकी मिलने वाला है, बकाया है, वो देने वाले ने देना है बाद में और लेने वाले ने लेना, वो बाद की बात है, एक्सपेक्टेशन चल रही है। इसी हिसाब से इसका मीनिंग क्या हो जाता है हिंदी में? अपेक्षित, एक्सपेक्टेड, रिक्वायर्ड या अवेटेड। लिख लिया जी। अगला वर्ड, इसी ड्यू को एडजेक्टिव, एडवर्ब के सेंस में भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सीधे सीधे रूप से, डायरेक्टली, स्ट्रेट, प्रिसाइजली के सेंस में यूज होता है। अगला वर्ड आपके पास है HUE, ह्यू। और हमारे देश के अंदर यहां पर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। सुना ये गाना? धानी धरती पहने अंबर, हरी सुनहरी अंबर नीला, मौसम रंगीला, देश मेरा रंगीला। तो देश मेरा रंगीला। देर आर अन्यूमरस ह्यूज इन आर कंट्री। हमारे देश में अलग अलग विविध रंग है। कैसे रंग है? अलग अलग रंग। तो ह्यू का मतलब अपने आप में होता है कलर, टोन, शेड या टिंट, या किसी भी प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है, टाइप्स की। तो टाइप को, एस्पेक्ट को, कैरेक्टर को या काइंड को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यू। अपनी क्लास में भी एक ही तरह के बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ओबीडियंट है, बिल्कुल लकीर के फकीर, जो बोल दिया सो बोल दिया। और कुछ बच्चे, ना जी मैं कब बोला, उदाहरण सहित बताइए।
दोनों गायब है आज। ईगो प्रॉब्लम जिसकी भी रहेगी, संसार से भी जाएगा, क्लास से भी जाएगा, सिलेक्शन से भी जाएगा। ईगो मत रखना बस। अगन न रखियो संग और मितवा। अगला वर्ड है क्यू यू ई। ये इनफॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। लेटर जो क्यू होता है, क्या बोलते हैं इसको? क्यू। हैं, क्यू नहीं है, ये है क्यू। क्यू। अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड कितने लोगों को पता है? मैंने क्लास में कराया हुआ है। पछतावा करना, रिग्रेट करना। RU, RUE। RU एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रिग्रेट करना। अब देखो, आर जब भी याद करने हैं तो आर 4 बार लिखना और चारों वर्ड पछतावे के बनेंगे। एक गुड़िया कोई भी एक वर्ड बना पछतावे का। रिग्रेट तो मैंने बोल ही दिया। रिमोर्स। तो जिसका हो गया डिवोर्स वो 6 महीने बाद करेगा रिमोर्स। कि हाउ कैन विंटर्स कम सो अर्ली। नहीं आ रही ध्यान? रिपेंट। वेरी गुड। जिसकी रास्ते में चलते चलते उतर जाए वो क्या करेगा? रिपेंट। जितना ज्यादा कोजी रहोगे उतना जल्दी याद रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन सारे शब्दों को जो आप लिख रहे हो इनको सुनूंगा और आप देखेंगे कि 70 से 75% वर्ड आपको याद हो चुके होंगे। सिर्फ पेंट के कारण क्या याद हो गया? रिपेंट। डिवोर्स के कारण क्या याद हो गया? रिमोर्स। बाकी तो याद है ही। और उस पछताने के बाद आदमी क्या करेगा? रोएगा, रुलाएगा। तो रोएगा या रुलाएगा, ये रू से बन जाएगा। अगला वर्ड देखो, रिग्रेट। और इसी चीज को देखो, अब आर से तो 4 वर्ड याद हो गए। इसी को बोलते हैं लेमेंट। बहुत शानदार वर्ड है, लिख लीजिए लेमेंट। और लेमेंट का मतलब होता है छाती पीट पीट के रोना। छाती पीट पीट के रोना। भगवान ना करे आपको ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन सबका कहीं ना कहीं अनुभव होगा दिन दुनिया में कि जब आपने कुछ खुशियों के माहौल भी अपने घर आस पड़ोस में देखे होंगे और कई बार कुछ दुख दिन के भी माहौल देखे होंगे। 12, 15, 20 लेडीज एक साथ गाड़ी में भर के आ रही हैं और पता लगता है कि फलां घर तक जाना है। सब घूंघट ओढ़ रखा है, पता नहीं चल पा रहा कौन किस बेसुरे स्वर में गा रही है। और एक साथ वो रोना शुरू, मर गया जी। और वो गीत सा गाती। किस किस ने ऐसी चीजें देखी हैं? नहीं, आपकी किस्मत में नहीं है ऐसी चीज, मतलब हो सकता है हो। और फिर कुछ लोग ऐसे में सदमाग्रस्त हो जाते हैं। कैसे जी? सदमाग्रस्त। वो ये बेहोश होने से पहले की स्थिति है सदमा, और उसमें वो अपने आप को ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इस तरीके से रोने को इंग्लिश में लेमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेमेंट। और रोने को इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं? मौन। MOAN। और इसी से इंग्लिश में बनता है बेमौन। और इसी से बोलते हैं चिंघाड़ते हुए रोना, जिसमें इंसान की सांस सुबकते सुबकते सांस पूरा रोया भी ठीक से नहीं जाता। फिर वो एक थप्पड़ और खाता है वो बच्चा, पानी पी ढंग से रो। और उसके बाद कईयों की माएँ ऐसी होती है, इसके बाद अगर रोया और मारूंगी। आप उसके ऊपर की ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। तब अब वो रो तो अंदर से रहा है, बाहर नहीं दिखा पा रहा है। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बिवेल। क्या बोलते हैं? बिवेल। कईयों के घरों के बाहर लिखा होगा बिवेयर ऑफ डॉग, आपके बारे में सावधान कर रहे होंगे। तो लिखिए फटाफट रिव्यू। अगला देखिए क्या है? सू। स्यू। स्यू। स्यू।
बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, इसको 5-7 बार बोलेंगे, आदत पड़ जाएगी। जुबान को, कंठ को, दिमाग को आदत पड़नी चाहिए बार बार। स्यू, पहला वर्ड देखो, च्यू नहीं है, ये च्युइंगम कहाँ है इसमें? क्यू, ड्यू, ह्यू, क्यू, र्यू, स्यू। बस काटो, गोलो लगाओ, हर सफेद बाल काला बनाओ। क्या हो गया गुड़िया? ऐसा एक बच्चा था, वो कहाँ था वो? मिश्रा जी, हिमांशु मिश्रा आया है, मुझसे मिलवाऊंगा मैडम, आप उसकी टक्कर कर रहे हो आज। समझ गए? हिमांशु मिश्रा जानते हो ना? वो चुप नहीं होता हंसते हंसते। नहीं ना, ऐसा नहीं है। देखिए स्यू, स्यू वर्ड देखो कोर्ट में यूज होता है। कहां यूज होता है? कोर्ट में। किसी के खिलाफ केस कर देना, किसी के खिलाफ केस कर देना। पिछले बैच में हमारे पास एक बच्चा था, खाज नहीं, राज। अब वो भाई साहब क्लास में बोले सर इसे ये डाउट बताना। मैंने कहा ये डाउट सेंसलेस एंड मीनिंगलेस है, ये नहीं। तो बोले सर दूसरा बता दो। वो पता नहीं कौन सी किताब से लिख के लाता था, हो सकता है हमारी नॉलेज कम हो। फिजिक्स के डाउट मेरे से पूछे, इंग्लिश वाले के डाउट फिजिक्स वाले से पूछे, और जो ना अब मैथ्स के सिद्धार्थ सर से पूछे। था मतलब बहुत, अभी वो एक्चुअली बहुत करोल बाग शिफ्ट हो गया वो बच्चा, और वो यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा है इस बार, और उसके मॉक टेस्ट में ठीक नंबर आ रहे हैं। आंसर की याद कर लेता रात को, सुबह नंबर। अब वो हमको जब भी मिलता और कहता अगर मैं वकील होता तो केस कर देता। मैंने कहा बिना वकील भी केस कर सकता है, पर तेरे को जज अलग से फांसी देगा। देख, इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेट्रेट, या केस करने को स्यू। इम्पेट्रेट किसी जगह पे गुहार लगाना, अपील, कहीं पर जाके कुछ जगह की रक्षा मांगना, कानूनी तौर पर अपने रक्षा मांगना। बैग इम्प्लोर, अपने आप से सही ट्रीटमेंट की गुजारिश करना। एंट्रीट, क्या बोलते हैं? एंट्रीट। और गुहार लगाना, अपील लगाने को इंग्लिश में रिक्वेस्ट, इजी वर्ड के तौर पर भी कहते हैं। एक बार लिख लीजिए। चलिए, एक क्लोज टेस्ट हो गया, कुछ वोकेबलरी हो गई है, साफ कीजिए इसको दिमाग के अंदर से। और किसी चीज को भुला देना, इंग्लिश में फेस कहते हैं या डिफेस। स्पेलिंग EFFACE। और अगर किसी का थोबड़ा बिगाड़ देना, कोई डिस्ट्रॉय कर देना, डिफेस, DEFACE। और किसी चीज का सामना करना, फेस, FACE। क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो मुझे बताइए झगड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन वर्ड किससे बना? ऑल्टर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अदर। तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज या मॉडिफिकेशन। तो मॉडिकम क्या होता है? कम, कितना? लेस इन क्वांटिटी। याद हो गया? ये है मेमोरी का खेल, एक बारी में चीज याद होनी चाहिए। ये क्यों याद हो रही है पता है? आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपका पर्चा लिख दिया है किसी ने। नहीं, वो तो बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े संत, पहुंचे हुए संत हैं। वो कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बोले 2-3 साल में हम शादी कराएंगे। अच्छा, ईमानदार आदमी, बोल तो रहा है शालीनता से कराएंगे, और उसका क्या कर लो गुफा वाले का? पैरोल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, पैराग्राफ की पहली लाइन आपको इशारा देगी कब की है? कोविड। द फोर्थ फेज ऑफ द लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन संडे रिप्रेजेंट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट 3 फेजेस। वर्ड लिखा हुआ है डिपार्चर। तो एक वर्ड होता है अराइव और एक होता है डिपार्ट। और अराइव से जो नाउन बनता है अराइवल, और डिपार्ट से जो बनता है डिपार्चर। अराइव का मतलब आना, डिपार्ट का मतलब जाना। मोहसिन, पानी ले ले। इंग्लिश में बात कीजिए। आपने परमिशन ली मेरे से पहले? पानी ले लूँ सर? क्यों?
हो गया पानी पानी। सैया ने देखा मुझे ऐसे, गा पूरा, गा पूरा। हो गई या हो गया? चलिए अगला वर्ड लिखा हुआ है रिलैक्सेशंस। क्या वर्ड है? रिलैक्स। किसी चीज में जब छूट दे दी जाती है, ढील दे दी जाती है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशंस। अरे वो ये डांसर कॉपी दिखा, क्या क्या लिखा है? इंग्लिश का है ना? वाइल रिलैक्सेशंस वर ग्रेजुअली डैश इन ईच फेज। रिलैक्सेशंस को धीरे धीरे बढ़ाया गया था या घटाया गया था हर फेज में। पहला लॉकडाउन का पहला फेज देखो, जो पहला लॉकडाउन नहीं लगा था 22 मार्च 2020, पूरा देश बंद, पूरे देश में 500 केस थे और पूरा देश बंद। बाद में 50,000 केस रोज के थे, पूरा देश खुला। मैनेजमेंट ऑफ माइंड, सरकार क्या होती है देखो, मोदी लाओ देश बचाओ। कल एक बच्चा कह रहा था, सर आपका पता ही नहीं चलता आप बीजेपी के हो या एंटी बीजेपी के। पिताजी आरएसएस में है। मेरे पिताजी से इसलिए नहीं बनते। सबसे अच्छे नेता कौन है इस देश के? विपक्ष में सबसे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं इस बार। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अकेले ही खिड़की खोल दूं, वो भी यही कह रही थी। चलिए 22 मार्च को 4 तरह के लॉकडाउन हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। 21-21 दिन के मान लो इस तरह से लगे। तो ये जो चौथा वाला लगा, इसमें रिलैक्सेशन को बढ़ाया गया, घटाया गया? बढ़ा। अब देखो, इंडिया इज नाउ सब्सटेंशियली ओपनिंग अप। सब्सटेंशियली का मतलब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? खुल रहा है। इंटर स्टेट ट्रैवल इज अलाउड। इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक देखो, दो शब्द पढ़े होंगे आपने, इंटर स्कूल कंपटीशन और एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो एक ही स्कूल के अंदर कुछ लोगों का कंपटीशन होगा तो इंट्रा स्कूल, और अलग अलग स्कूल का कंपटीशन होगा तो इंटर स्कूल। तो इंटर स्टेट ट्रैवल इज अलाउड, यानी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा आपस में एक दूसरी जगह पे जा आ सकते हैं। अगर यहां इंट्रा स्टेट लिखा होता तो एक ही स्टेट के अंदर अंदर जो अभी तक प्रोहिबिट था, अब उसको भी खोल दिया गया। मार्केट्स एक्सक्लूडिंग मॉल्स, मॉल्स को छोड़ के जो भी मार्केट है विल रिज्यूम बिजनेस। अब बताओ, स्टार्ट हो, बिगिन हो, उसी को शुरू करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिज्यूम। रिज्यूम का भी मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना। रिज्यूम मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, रिस्टार्ट के सेंस में यूज होता है। विल रिज्यूम बिजनेस, डैश विल बी मोर व्हीकुलर मूवमेंट, डैश विल बी मोर व्हीकुलर मूवमेंट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सी एग्रीगेटर्स। टैक्सी एग्रीगेटर कौन कौन होते हैं? ओला उबर, कि ओला उबर जैसी चीजें फिर से चलने लगेगी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक कानून पास किया है, किसी को पता हो, टैक्सी बाइक के ऊपर, है ना, बैन कर दी है। अब इसके ऊपर एक नई कुछ पॉलिसी आएगी, क्योंकि बाइक को माना जाता है कि वो एक प्राइवेट व्हीकल है, उससे आप कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन कब से चल रही है ये? 3-4 साल से, 5 साल से, बहुत दिन उससे चली रही है। अब जाके सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही थी। मोर पीपल विल नाउ गो बैक टू ऑफिसेज। बहुत सारे लोग अब ऑफिस जाएंगे, क्योंकि अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था वर्क फ्रॉम होम। एंड द एवरीडे रिदम ऑफ लाइफ इंटरप्टेड डैश मार्च 25। और 25 मार्च से अब तक बहुत सारी जो आम जीवन थी, रिदम थी, वो क्या हो चुकी थी? इंटरप्ट हो चुकी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट? अब आपने कंप्यूटर का एक डिवाइस सुना होगा, यूपीएस। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुके बिना बाधा के पावर की सप्लाई करने वाला, यानी कि इंटरप्शन का मतलब है बाधा। इंटरप्ट का अपना मतलब होता है किसी तरह की ब्लॉक, जैम। इंटरप्ट का मतलब होता है ब्लॉक, जैम, रेजिस्ट। ब्लॉक, जैम या रेजिस्ट, ये तो इजी मीनिंग हो गए। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड के वर्ड अगर निकालने हो तो इसी चीज को इंग्लिश में बैरिकेड भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? बैरिकेड। या इसको बैरियर भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर। इसी चीज को इंग्लिश के अंदर इम्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीड।
IMPED। देखो ये वर्ड थोड़ा खास है। हर्डल वर्डल तो फिर भी आपको हर्डल रेस वगैरह होती है, और इसी चीज को इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट। अब ये स्टैंडर्ड के वर्ड लिखना शुरू करो, ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पीड। इम्पीड से आपने एक वर्ड सुनने को मिलेगा, इम्पीडिमेंट। ऑब्स्ट्रक्ट से मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। डोंट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन अमिड माई सेशन। डोंट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन अमिड माई सेशन। मेरे सत्र के दौरान, मेरे सेशन के दौरान, मेरी क्लासरूम के दौरान किसी तरह की बाधा पैदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आज आप लोग, सच्ची में। मैं आज आप सब लोगों को 1,00,000 रुपए की ब्लेसिंग्स देता हूं। और थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, सीमा। सीमा रेखा पता है? अब जब सलमान बॉय आया है, ठीक है, पहले से आराम है, बहुत शानदार बच्चा है। और ये जो इंटरप्ट हो गई थी 25 मार्च से एवरीडे रिदम, जो रोजमर्रा की जो रिदम थी, सुर ताल जो चल रहा था, इट विल बी रिस्टोर्ड टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक ये क्या हो जाएगा? रिस्टोर। स्टेट्स हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिमार्केट रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। और ये जो स्टेट्स हैं इनको अथॉरिटी मिल जाएगी, इनको अथॉरिटी दी जाएगी। क्या करने के लिए? टू डिमार्केट रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। इसका मतलब किसी एक जगह पर ज़्यादा लोग प्रभावित हैं कोविड से तो उसे रेड बना दिया जाएगा, थोड़े कम है तो उसे ऑरेंज, और सबसे कम है तो ग्रीन। वहाँ पे खुलापन ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये जो है डीमार्केट, तो डीमार्केट वर्ड किससे बना है? डीमार्क करना। किससे बना? डीमार्क। मार्क करके एक अलग सा लाइन बना देना कि ये वाले बच्चे अलग रहेंगे, ये वाले बच्चे अलग, ये एरिया अलग रहेगा, ये मोहल्ला अलग रहेगा। इस तरह से किसी चीज में बाउंड्री का स्पेशल या ज्योग्राफिकली अलग अलग कर देना, इसे इंग्लिश में डीमार्केट कहा जाता है। प्लीज। एंड विल हैव मोर लिबर्टी इन डिटरमाइनिंग। अगला वर्ड लिखा हुआ है लिबर्टी। आप में से कितने लोगों को लिबर्टी बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। लिबर्टी मतलब आज़ादी। अगर आप बहुत, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने आने वाली संतान को बहुत लिबरल देखना चाहते हैं? बहुत तेज हो गए, फंस नहीं रहे हो मेरे चंगुल में। तो आपके पेरेंट्स भी क्यों चाहेंगे कि आप लिबरल हो जाओ? कितने लोगों को अपने माँ बाप इसलिए बुरे लगते हैं कि वो आपसे टोका टोकी करते, कहाँ जा रहा है, रात को 11 बजे क्यों आया है, ये पूछते क्यों है, 1 बजे आऊं मचे, मेरी मर्जी। फिर तो सारी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। अब खुले में रहना पड़ेगा या चार दीवारी में, थाने में रहना पड़ेगा या किसी की तो ये किस्मत की बात। क्या हो गया गुड़िया, कुछ याद आ रहा आपको? नहीं, बहुत तेज हंसी, और फिर मैं पूछ रहा हूं तो बता नहीं रही। अच्छा, बिना सोचे तो नहीं हंसता ना आदमी। थॉटलेस स्माइल हो सकती है कभी, थॉटलेस लाफ्टर हो सकता है कभी। आपने कई बार देखा होगा, मैं कुछ बोल नहीं रहा लेकिन यूं, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन बताने लायक। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी, दिमाग की आजादी। और आई थिंक माई क्लास इज मोर लिबरल। यहां पे आपको सोचने की आजादी ज्यादा मिलती है, यहां पे टेंजेंट थीटा नहीं है कहीं। गाइस और भैंस क्या कर रहे हो रे? मक्खी थी। ये क्या है भाई, ये तुम्हारे ऑयल क्यों है? मक्खी थी और सारे तीनों पीछे पड़े। इतने सूखे चल रहे हो तुम।
लिबर्टी इन डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ एक्टिविटी परमिटेड इन देम। तो डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हो सकती है और कौन सी नहीं, तो ये क्या मिलेगा, एग्जेम्प्ट ऑफ एक्टिविटी। और ऊपर एक वर्ड थोड़ी देर पहले पढ़ा था कंसेशन के लिए, छूट वगैरह के लिए, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन को ही इंग्लिश में एग्जम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जम्पशन। इसका मतलब आपको अगर सिनोनिम थोड़े थोड़े ध्यान है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए डुएबल है या अनडुएबल, डुएबल है। अगली बात, टू बी श्योर, निश्चित सुनिश्चित होने के लिए, देयर विल बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन कंटेनमेंट जोन्स। और जहां पर ये बोल दिया गया यहां से बाहर भीतर कोई नहीं जाएगा, पुलिस वाले आएंगे और दे जाएंगे जो भी सामान वामान देना होगा, या जो भी मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, तो ऐसे जोन्स को क्या बोला गया, कंटेनमेंट जोन। आप में से जितने के भी मम्मी पापा या घर वाले या कोई भी रिश्तेदार ऐसी चीज़ों में था जो भारत सरकार की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सेवाओं में था और उनकी ड्यूटी ऐसे में लगी हुई है, और वो किस तरह घर आते होंगे, बाहर की बार जाते होंगे, बच्चों तक टच ना कर पाते, मतलब कितनी सारी चीज़ें उन्होंने देखी। हुआ है क्या नहीं, ये करीब से देखा है। हमारे घर में हैं एक दो लोग इस तरह की सर्विसेज में, तो हमें देखना पड़ा किस तरह से उनके साथ बर्ताव ही अलग किस्म का हो रहा है। जो जिन पौधों से पानी देते हैं स्प्रिंकलर में, उनसे हाथ धुला रहे हैं उनको दूर करके ऐसे। या हमारी मदर तो पूरा वो बड़ा पाइप नहीं आता वहीं से नहला रही है उनको, गाड़ी धो रही है जैसे। ऐसे मैंने कहा इन पे साबुन तो मल दो, बोले अपने आप साबुन फेंक के मारते कैच कर। बहुत मतलब इस तरह की हंसने की बात आज लग रही है क्योंकि उसको एक दौर चला गया, लेकिन चाइना अभी भी रिसर्च कर रहा है। क्या क्या खाते हैं, पेंगोलिन, मैं नाम नहीं सुना, पेंगोलिन खाते हैं। क्या होता देखो, क्या बताएंगे अभी, रुक जाए। तो बट द बिग पिक्चर इन लॉकडाउन 4.0 इज ऑफ एन इंडिया गेटिंग डैश ऑफ इन इट्स फीट, ऑफ ऑन इट्स फीट, अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। तो बैक ऑफ, गेट बैक, थ्रू या रिटर्न। अब सारे बच्चे कुछ मत करो, सिर्फ लिखो क्लोजेस्ट नंबर 2, CT2 और लिखो 1 2 3 4 5, ऐसे लिखो 5 लाइनों में। और आपको जो जो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं वो 1 का A, 2 का B, 3 का C यहां पे फटाफट लिखो। आपके पास है अगले 1 मिनट। अब चेक करते हैं एक्यूरेसी का लेवल। आ रहा है समझ, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ ये कॉम्प्रिहेंशन किसका सबसे जल्दी ठीक जाएगा, जिसकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, स्टोरीज पढ़ने की, न्यूज़ डिबेट इंग्लिश में देखने की, या जो भी मूवीज है इंग्लिश या हिंदी जो भी देखो उनके सबटाइटल इंग्लिश में पढ़ने की। देन वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्टूडेंट हैं आप शर्मा जी, बहुत शानदार। बस आपका इस बार वो एसएसबी नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ इस बात के। लेकिन कल मैंने सिद्धार्थ सर को बोला ये बात, मैंने कहा यार, बोले सर आप चिंता मत कीजिए, इस बार उसका होगा, क्योंकि सारा खेल संगति का है जी। आपकी संगति बहुत शानदार है, ना का उसे दोस्ती, ना का उसे। और यहाँ आधा जनता जो है ना संगति में बिगड़ गई, मानते हैं या नहीं? कितने लोग लगता है कि जैसे तुम आए थे अब वैसे नहीं हो तुम। मिस्टर पाठक, आपके नाम के तो कमजोरी के कैप्सूल बिकेंगे एक दिन, मैं बता रहा हूं। तूने जो असर दिखाया है ना, और तूने जो बद्दुआ देनी शुरू की है, अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। शिवम कह रहा मेरी बात ही नहीं करते। अब बता किसकी बात की है मैंने। चलिए आंसर लिख लिए पांचों। गुड़िया दिखा, गुड़िया ने लिखे पहले का डी, CBDD। चलो अब मिलाओ, पहले का D लिखिए D, दूसरे का
सी देयर, THERE, तीसरे का बी सिंस, चौथे का एक्सटेंट, और पांचवें का नहीं, मैंने बोल दिया तो क्या है, एग्जाम्प्ट और रिलैक्सेशन सिनोनिम पढ़ा रहा था मैं, नया वर्ड था। और अगला है बैक। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई। चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें फिक्स टाइम या फिक्स डेट दी गई होती है, प्रेपोजिशन क्या लगता है, सिंस। और अगर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि 2 days 2 weeks 3 year 3 days लिखा हो, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या यूज होता है, फॉर। ये कौन से चैप्टर का खेल है भैया, प्रेपोजिशन। क्लियर है। फ्रॉम नहीं आते ऐसे इस जगह पे। अब ये है 25 मार्च से अब तक जो चीज चली है, और जब भी हमको बोलना फ्रॉम देन टू नाउ, फ्रॉम देन टू नाउ पूरी रेंज बतानी हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, हमेशा सिंस। पढ़ाया हुआ है तो आपको। चलिए, इसके बाद थोड़ी सी वोकेबलरी। कितने वर्ड है सब में, सब में 4 लेटर हैं, 6 वर्ड हैं। सबकी शुरुआत किससे है, GRIX, मतलब X इज सम वैल्यू। और अब देखो क्या है, सबसे पहला वर्ड क्या है, ग्रिड। आप में से कितने लोगों ने हिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें ग्रिड प्रणाली से घर बनाए गए थे। कौन सा चैप्टर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की, दयाराम साहनी। और राखल दास बनर्जी ने किसकी की थी, मोहनजोदारो। ठीक, बहुत बढ़िया। और ग्रिड का मतलब होता है क्रिस क्रॉस, जिसे बोलते हैं जालीदार संरचना। अगला वर्ड है आपके पास ग्रिल, GRIL। और ग्रिल शब्द एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रफ, स्टर्न, सीवियर, हार्ड या हार्श। अगर मेरी पढ़ाने की टोन, जनरली मेरी टोन पढ़ाने की थोड़ी जोली, थोड़ी फ्रेंडली अप्रोच रहती है, लेकिन जब मुझे लग रहा है समय कम है और कंटेंट ज़्यादा बचा है, हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों की, वरना केवल मुंह से आ रही है, प्लीज़। आप समझ नहीं रहे हो ग्रिल। तो अभी अगर खड़े हो दोनों, खड़े हो, अगर मैं इस टोन में बात करूंगा तो ये हार्श या हार्ड टोन हो जाएगी, और उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रिल। और अक्सर आपने इंटरव्यू के दौरान सुना होगा, कुछ इंटरव्यूअर बड़े ही हार्श नेचर के होते हैं कि सामने वाले कैंडिडेट की ग्रिलिंग ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, ग्रिलिंग ज्यादा कर देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सवाल और इस घुमा घुमा के पूछते हैं कि सामने वाले का पसीना और पानी एक साथ। सुमित, व्हाट्स योर नेम, सुमित, व्हाट इज योर फुल नेम, सुमित सिंह। सुमित सिंह कहाँ से आना हुआ, व्हाट इज योर होम टाउन, देवरिया। देवरिया के पास के 5 जिलों के नाम एरिया के साथ बताओ। कुशीनगर, वाई कुशीनगर इज हिस्टोरिकली फेमस। महात्मा बुद्ध क्या, डेथ, डेथ को क्या बोलते हैं बुद्धिज्म में, महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, नहीं पता इतना तुम्हें, हैं नहीं पढ़ा, हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लेते हो। इस तरह की टोन को बोलते हैं ग्रिलिंग। EL लगा रहा हूं, ING लगा रहा हूं तो ग्रिल। अब सैंडविच नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ING लगाने से 3-4 चीजें बन जाती हैं। चलिए, अगला वर्ड आप में से ग्रिम। क्या वर्ड है, ग्रिम। ग्रिम कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव, वेरी सीरियस, ग्लूमी या अनअट्रैक्टिव या अनप्लेजेंट के सेंस में यूज होता है। कितने लोगों को लग रहा है, कल पढ़ाया था ये आपको, देखो थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, रोता हुआ चेहरा। सर सॉरी, हाँ सख्त स्वभाव, रिजिड छू के देख सकते हैं, लेकिन जो ये हार्ड नेचर, सीवियर नेचर है, ये टोन का है, हृदय से टोन का, आवाज का। अनप्लेजेंट, ये देखो रोता हुआ चेहरा है, ग्रीन फेस। लेकिन अगर हो ग्रीन फेस तो ग्रीन का मतलब होता है बहुत लंबी चौड़ी स्माइल करना। ये देखो छोटा बच्चा का तो इस तरह से। ये हटा दो आप, क्या आएगा,
यू आर गेटिंग पर्सनल मोर देन मी। फीलिंग आती होगी आपको, देखो आपको फीलिंग किसी चीज की भी आ जाए। पर ग्रीन का जो सिनोनिम है वो किस तरह के वर्ड से बना है? ग्रीन। और ग्रीन वर्ड हरा भरा नेचर कैसा वर्ड होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास पेपर में लिखा आ जाए ग्रीन हॉर्न और ईडीएम के तौर पर आ जाए, तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? शाबाश। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन का मतलब होता है हरा। और जो कच्ची सब्जियां होती है वो किस कलर की होती है? मैक्सिमम हरे। हॉर्न का मतलब होता है सिंग, और सिंग कहाँ होते हैं? सिर पे। और सिर के अंदर मैक्सिमम लोगों के क्या नहीं होता? दिमाग। और ये कच्चा और ये बादाम नहीं, दिमाग। कच्चा दिमाग। और कच्चा दिमाग जो होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा या इनएक्सपीरियंस्ड? तो याद रखना जी, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं होता। और ये एक यात्रा है, मनुष्य का जन्म लेना एक यात्रा है, फ्रॉम बीइंग इनएक्सपीरियंस्ड टू हाइपर एक्सपीरियंस्ड। मैं अपने दौर की बात करता हूं। किसी एक दौर में ऐसी चीजें हमारे साथ होती थी, हमारे सामने यहाँ लैपटॉप है, पीडीएफ है, यहाँ पे कुछ और है, किताबें, कॉपी है, नोट्स है, मोबाइल पे पीडीएफ है, हर जगह कुछ ना कुछ सोर्स है कि याद रखना है। कैसे याद रहेगा? आज से शायद 12 साल 11 साल पुरानी बात हो। लेकिन जैसे जैसे अनुभव पढ़ाते पढ़ाते होता गया, चीज़ें याद होती गई, रिपीट होती गई, याद होती गई, याद होती गई। अब सारी चीज़ें यहाँ पे। आज तो शायद हमने अभी तक गूगल भी नहीं खोला है, जो हम ऑनलाइन यहीं पे खोल लेते थे, शायद अभी तक नहीं हुआ। तो चीज़ें अपने आप होती है। तो अगर आपकी शुरुआत ठीक ठाक हो रखी है, बस उस शुरुआत की एक हैबिट बना लीजिए, डेली उस काम को करना शुरू कर दीजिए, अचीवमेंट की तरफ अपने आप पहुंच जाएंगे। ऐसे चल गया क्या? हवा बहुत बढ़िया आई, हवा बहुत अच्छी आ रही है, खुली छत पे सो गए हो जैसे। चलिए अगला वर्ड आपके पास है ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? जकड़। किसी को अपने क्या लेना? क्लच में लेना। क्लास्प, ग्रास्प, होल्ड या ग्रैब, और इसे इंग्लिश में जकड़ या पकड़ कहते हैं, ग्रिप। अगला वर्ड है आपके पास GRIT, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ग्रिट। ग्रिट के दो मतलब होते हैं। सड़क पे पड़ी हुई गिट्टी, गिट्टी किसको समझ में आ रहा है? हाँ, बजरी, गिट्टी। पत्थर का छोटा फॉर्म, पेबल का छोटा फॉर्म, रोड़ा का छोटा फॉर्म। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या कह रही है? नहीं, ग्रिट का मतलब होता है साहस, हिम्मत, ब्रेवरी। क्या बोले? बेवड़ी नहीं, ब्रेवरी, करेज, ब्रेवरी, वेलर, और इसी को बोलते हैं फोर्टिट्यूड, डिटर्मिनेशन यानी कि टेनेसिटी, और इसी को बोलते हैं साहिल मित्तल। मेटल, क्या बोलते हैं? मेटल। देखिए ध्यान से देखना, फोर्टिट्यूड, FORT से बना है, फोर्टिट्यूड। कितने लोगों ने FORT सुना हुआ है? क्या मीनिंग होता है? किला। और जय सिंह का किला राजस्थान, लाल किला, ये दुर्ग या किले क्यों बनाए जाते थे? राजा शासक रहते थे, सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता था ये, और इनको इस तरह से बनाया जा सकता था कि कहीं से भी चारों तरफ से दुश्मन एंटर ना कर पाए। अगर दूर से भी आ रहा हो तो इस तरह के छिद्र बनाए जाते थे कि वहां से गोली पार कर दिया जाए, तोप के मुंह के आगे बांध के लटका दिया जाए। बम बंदूक सारे के सारे साजो सामान वहां पर हुआ करते थे। यानी कि फोल्ट वहां होता है जहां पर सारी शक्तियां होती है। तो जहां पर फोल्टीट्यूड होगा वहां सारा हिम्मत का सामान, हिम्मत का जिगरा वाली सारी चीज होती है। तो इस फोल्ट से जो वर्ड बनता है उसे बोलते हैं फोल्टीट्यूड। इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं टेनासिटी। और टेनासिटी से ही एक वर्ड पेपर में जो आया हुआ वर्ड है आपके पास, टेनासियस। बोलना एक बार, टेनासियस। और जब पेपर में टेनासियस आया था तो इसका सिनोनिम जो ऑप्शन में आया हुआ था वो क्या हुआ था? डिटरमिन, संकल्पवान व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। जो सोच लिया वो सोच लिया, सोचे सोचे रह गया, मर गया, तो करा ही नहीं कुछ। यस सर।
We will discuss it later according to questions if you have any empirical knowledge. What is the meaning of empirical? Data based, कोई डाटा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ग्रिट, ग्रिट समझ में आ गया. गिट्टी पहला मीनिंग, और दूसरा गिट्टी जो होती है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड. और सॉलिडिटी ऑफ द नेचर और बिहेवियर इज कॉल्ड ग्रिट, और उसी को बोलते हैं करेज, ब्रेवरी या वैल्यू. दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट टू मीनिंग्स. पेपर में काम का कौन सा है? यू कैन नॉट लीव योर ग्रिट एनी टाइम. यू कैन नॉट लीव योर ग्रिट एनी. आपके पैसे गुम हो जाएं, आप बीमार पड़ जाओ. शुभ नाम वंश. आखिरी क्लास कौन से महीने में? दिवाली से पहले ली थी क्या? 31 अक्टूबर. आखिरी क्लास इस बच्चे ने 31 अक्टूबर 2022 में ली थी. उसके बाद महीने भी बदले और साल भी, और भाई साहब आज आए हैं वैलेंटाइन डे बनाने के बाद. एक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति से गुजरे हैं, और एक शरीर का हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर प्रोनाउंसिएशन. उसके अंदर वो पथरी, स्टोन, और इतनी स्टोन की वो इनपुट और आउटपुट कैंसिल. घर के अंदर कुछ लोग थे जो डॉक्टर थे, एमडी थे, तब जाके एक नॉर्मल कंडीशन में आई है. अभी क्लास लेने से पहले ये मेरे से पर्सनली मिला ऑफिस में आके, तो इन्हें कहा कि सर भगवान के घर से आया हूं. एक चीज ने जो जिंदा रखा होगा, अंदर से हिम्मत रखी होगी, तो वो यही चीज है ग्रिट. यू कैन नॉट, यू शुड नॉट लीव योर ग्रिट एट एनी टाइम. पूरे पेपर में कुछ नहीं आता, हिम्मत रखो. कभी तो वो पानी पीने जाएगी टीचर. वाओ, ठीक है. चलिए अगला देखिए. अगला क्वेश्चन देखिए. क्लोज टेस्ट. 5 मिनट हैं आपके पास. 5 मिनट में 2 होते हैं, ये 2.5 मिनट में 1 होएगा. देखो ये देखो क्या लिखा है, बिसाइड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स? इसके साइड में लगाऊं, साइड में के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू हैंडलिंग द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस and dash steps to mitigate the economic distress caused by the pandemic. तो पहला वर्ड लिखा है mitigate. mitigate का मतलब किसी चीज को क्या करना? कम करना. और कम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेसन नहीं, लेसन. क्या बोलते हैं? लेसन. और अगला वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्ट्रेस. तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक कमी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी. और लॉकडाउन क्या लेके आया? आर्थिक महामंदी. लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, काम धंधे बंद हो गए. द सिंगल मोस्ट प्रेसिंग इशू. प्रेसिंग इशू मतलब डिस्ट्रेसिंग इशू. डिस्ट्रेसिंग मतलब प्रेसिंग. द सिंगल मोस्ट प्रेसिंग इशू फॉर इंडिया एट द मोमेंट इज द फेट ऑफ इट्स माइग्रेंट वर्कर. अगला वर्ड क्या लिखा है? फेट. और फेट का मतलब क्या होता है? फॉर्चून या लक, भाग्य या किस्मत. तो इस समय पूरे भारत का जो प्रेसिंग इशू है वो है माइग्रेंट वर्कर का फेट, जिसके लिए सोनू सूद उभर कर सामने आए. बहुत बड़ा काम किया है, क्या शानदार काम किया. बाद में अपनी सिस्टर को पंजाब से कांग्रेस से लड़वाया भी इलेक्शन. हार गए, जीत गए, पूरे सिद्धू हार गया. उनकी क्या है. डैश ओवर 50 डेज नाउ. और इसके 50 दिनों में अब मिलियंस ऑफ स्ट्रेंडेड वर्कर्स. अगला वर्ड देखो, बहुत अच्छा वर्ड है, ये वोकैब में भी आता है. स्ट्रेंडेड, फंसे हुए, रास्ते में फंसे हुए, ना घर के ना घाट के. स्ट्रेंडेड, डिस्टर्ब्ड या स्टक. डेडलॉक, फेसिंग डेडलॉक. फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड कैश. तो शॉर्टेज 2 तरह की होती है, एक एक्यूट शॉर्टेज होती है और एक क्रॉनिक. एक्यूट का मतलब होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और क्रॉनिक का मतलब फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. क्या ध्यान है?
यस, देखो डिजीज के लिए क्रॉनिक या एक्यूट होते हैं, बाकी अगर इस तरह की चीजें होती है उसे एम्प्यूटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने लोगों ने पहली बार सुना है मेरे मुंह से एम्प्यूटेट? टू कट ऑफ ए पर्सन्स आर्म, लेग एटसेट्रा फॉर मेडिकल रीजन, हमेशा के लिए रोगी का हाथ पैर आदि काटना, अंग छेदन करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्यूटेट। यही पूछ रहे थे। सॉरी, तू बहुत तेज है, तेरे को पता है कुछ कहेंगे जाना, तेरे को ये पता है कुछ कहना नहीं है तो तेरी चल जाएगी। मैंने कुछ बोला? तेरे से बिना पूछे कॉपी कैसे रख दी इनने? और तेरी कहाँ है? डांट खा लेते हो अभी, बच गई। तो फूड एंड कैश की एक्यूट शॉर्टेज होगी। डैश हैव डैश ट्राइड टू, डैश ट्राइड टू डिस्पैरेट, डेस्पेरेट, डेस्पेरेटली, डेस्परेशन, इम्पोज, इम्पोजिंग, इम्पोजिंग। चलिए समय थोड़ा सा 12:34 हो गए हैं, 12:30 तक की क्लास थी, मैं इसको थोड़ा सा तेजी में कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है बिसाइड हैंडलिंग द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस एंड डैश। अब बिसाइड अपने आप में एक प्रपोजिशनल केस है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है, तो यहां पर भी क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो ये क्या लग गया? टेकिंग, क्योंकि फॉलो क्या करना है? पैरेललिज्म। पढ़ाया हुआ है कुछ? दूसरा माइग्रेंट वर्कर, डैश ओवर 50 डेज नाउ, डैश ओवर 50 डेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। यहां पे बताओ 50 डेज पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम? तो पक्का क्या आ गया? 4। दोनों ठीक हो जाएंगे, ग्रामर का खेल है दोनों में। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगले में ऑप्शन क्या दे रखा है? डेस्परेटली। डेस्परेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझ के, विलिंगली, उत्तेजना। हाँ, डेस्परेटली पूछ रहा हूं बच्चे, आप डेस्पिरेशन बता रहे हो। डेस्परेटली का मतलब होता है विलिंगली, मन मर्जी से, है ना? विशिंगली, चाहने से, अपनी इच्छा से। कुछ चीजें आपके पास मन मर्जी की होती है और कुछ चीजें मन मर्जी की नहीं होती। जो चीज मन मर्जी की होती है वो वॉलंटरी, और जो नहीं होती वो इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं? तो ये वॉलंटरी का सिनोनिम हो गया। क्लियर है? अगला देखो, फोर्थ, 5 वीक्स आफ्टर द लॉकडाउन वॉज डैश द गवर्नमेंट फाइनली इंट्रोड्यूस मेजर्स। तो 5 वीक के बाद जब लॉकडाउन क्या किया गया था? अब लॉकडाउन को इनेबल किया जाएगा, इनेबलिंग किया जाएगा, इम्पोजेज या इम्पोज्ड। लॉकडाउन खुद लगेगा या लगाया जाएगा? और जो काम दूसरे के द्वारा हो, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब की, और बी की फॉर्म क्या क्या हो सकती है? इज, आर, एम, वाज, वर। तो ये पहले से क्या लिख रखा है यहाँ पे? वॉज। तो यहाँ पे क्या फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड। और थर्ड फॉर्म इम्पोज या इम्पोज्ड? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, मेजर्स टू डैश स्ट्रैंडेड माइग्रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैंडेड? स्टक, फंसे हुए। जो फंसे हुए लोगों के लिए इन्होंने मेजर्स क्या किए? टू इनेबल, इनेबलिंग, इनेबल्स या इनेबल्ड। तो जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, डो, फो, हो, जो, टो, वो। इसके बाद एक और है, इसको घर जाके कीजिएगा, थोड़ी देर में आपके पास ये अपलोड हो रहे हैं। कल इसी सेशन को आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। एक बार जाके इसको सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना। क्लास बेहतर रही है, रिवीजन जरूर करके आना 10 मिनट 20 मिनट की। और कल से हम एक चीज और पढ़ाएंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, ताकि आपको रीडिंग सेक्शन में अगले 30 दिन में 20 दिन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझ में आए। सो हु वांट टू टेक द सेशन लाइव यहाँ पे सेम टू सेम? तो अपना अखबार साथ में लेके आना, मैं आपके ही अखबार में से पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की